हेलो एवरीवन, हम कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए। और आपके सामने जो क्वेश्चंस दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। क्लास नंबर 9 बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, लगभग 200 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हो चुके हैं। और आज हमारी क्लास होगी क्लास नंबर 13। ऑलरेडी 12 क्लासेस आप लोगों की हो चुकी हैं। और देखिए यहाँ पे लगभग 250 में 200 बोल रही हूँ 250 क्वेश्चन आप लोगों के हो चुके हैं लगभग। और हमारी जो अगली क्लास होगी वो होगी क्लास नंबर 13 और टॉपिक होगा ओशी। नया टॉपिक है, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे नए टॉपिक को। ओशी होगा हमारा आज का टॉपिक, सभी ट्रेड के लिए कॉमन है, तो इस वीडियो को, इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन पे ओशी का है टॉपिक, ध्यान रखिएगा ओशी का है। ओशी का पहला क्वेश्चन है प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सीडेंट, डेंजर, रिस्क, हैजर्ड और डैमेज इज कॉल्ड एज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दुर्घटना, खतरे, जोखिम, खतरे या क्षति से सुरक्षा को क्या कहते हैं? दुर्घटना, खतरे, जोखिम या क्षति से सुरक्षा को क्या कहते हैं? मतलब इन सब से सुरक्षा क्या कहलाती है? एक्यूपेशनल सेफ्टी, एक्यूपेशनल प्रॉब्लम्स, एंटिसिपेशन या फिर वर्क प्रिजर्वेशन क्या कहलाएगा? इन सबसे खतरा, इन सभी खतरों से सुरक्षा क्या कहलाएगी? ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, पेशेवर सुरक्षा। ऑप्शन ए होगा राइट। अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस के आंसर पता, अगर आपने भरत स्किल पर वेबसाइट पर, यहाँ पर आपको मैं बता देती हूँ, भरत स्किल वेबसाइट पर आपको ये पीडीएफ्स मिल रही होंगी, इसीलिए मैं पीडीएफ प्रोवाइड नहीं करवाती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी भरत स्किल पर ये पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो आप दे सकते हो आंसर, लेकिन उसमें इंग्लिश में है, टोटल इंग्लिश में, हिंदी में नहीं है, जिससे शायद आपको समझ में ना आए। इसी वजह से इन क्लासेस को आप ज़रूर देखिएगा, हिंदी में भी ट्रांसलेशन है इसमें और आपको पढ़ने को भी मिल रहा है। पीडीएफ से आप इतना अच्छे से नहीं समझ पाओगे, ना ही पढ़ पाओगे, वो केवल डाउनलोड की रखी रहती है बस। वो कब खुलती है? जब एग्ज़ाम के 4-5 दिन बचे होते हैं तब। वो तो आपकी मजबूरी होती है कि अब तो भाई पढ़ना ही है, एग्ज़ाम देना है तो पढ़ना ही है, तब आप उन पीडीएफ्स को खोलते हो। क्लासेस आप देखोगे एक टाइम टेबल बन जाता है कि हाँ इतने बजे क्लास आती है, इतने बजे मुझे देखना है, 20-25 मिनट की क्लास होती है। दिन में पूरे 24 घंटे में 20-25 मिनट की आप क्लास देख रहे हो तो उसमें आपका ही फ़ायदा है ना। आपको ही पढ़ना है, आपको ही एग्ज़ाम देना है और आपका ही रिजल्ट आएगा, आपका ही नाम लिख के आपकी मार्कशीट बन के आएगी। मेरा नाम लिख के तो नहीं आएगा ना, आपका ही नाम लिख के आएगा। तो इस वजह से आपको ही पढ़ना है और बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज़ इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, कर्मचारियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि। देखो क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे, आंसर आपको आएगा, ठीक है, इतने टफ नहीं है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत ही सिंपल है, बस समझने की बात है। क्वेश्चन पढ़ोगे, ऑप्शन पढ़ोगे बहुत ही ध्यान से और आंसर आपको आपके सामने दिख जाएगा। इंक्रीज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कर्मचारी की सुरक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाता है, इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में सुधार होती है, या फिर अनुपस्थिति को कम करता है, या फिर उपर्युक्त सभी। अभी कर्मचारियों की सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? अगर कर्मचारी की सुरक्षा करेंगे, उनकी देखभाल करेंगे तो भाई क्वालिटी में भी इंक्रीज़ होगा। क्वालिटी जब वो ही स्वस्थ रहेंगे, अच्छी तरीके से उनका ध्यान रखा जाएगा, खर्चा पानी उनको बढ़िया दिया जाएगा, पानी बिजली इन सब की व्यवस्था की जाएगी, तो वो मन से काम करेंगे तो उत्पादों की गुणवत्ता भी बढ़ेगी, उत्पादकता में सुधार भी होगा, जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसमें सुधार होगा और बढ़िया इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे जो भी कर्मचारी हैं, और अनुपस्थिति को भी कम करेगा, यानी कि एब्सेंट जो है उनकी वो कम होगी, भाई बीमार नहीं पड़ेंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी, तो वो छुट्टी भी कम लेंगे, उनको काम करने में मन लगेगा तो वो छुट्टी भी कम लेंगे। तो क्या होगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, लाउड नॉइज इज डैश टाइप ऑफ ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। तेज आवाज़ डैश प्रकार का व्यावसायिक खतरा है। तो तेज आवाज़ होती है, लाउड नॉइज होती है, तेज आवाज़ होती है, वो किस प्रकार का खतरा होगा? फिजिकल हैजर्ड होगा, बायोलॉजिकल हैजर्ड होगा, केमिकल हैजर्ड होगा, या फिर एर्गोनॉमिक हैजर्ड होगा। तो जो तेज आवाज़ है वो हमें शारीरिक क्षति पहुंचाएगा, तो ये किस प्रकार का खतरा है? ये फिजिकल हैजर्ड है, शारीरिक खतरे में आता है। जो तेज नॉइज है वो हमें शारीरिक खतरा देता है। नेक्स्ट है वर्क प्लेस सेफ्टी इंक्लूड्स प्रोटेक्शन ऑफ द वर्कर्स अगेंस्ट।
कार्यस्थल की सुरक्षा में डैश से कर्मचारियों की सुरक्षा शामिल है। कार्यस्थल की सुरक्षा में डैश से कर्मचारियों की सुरक्षा शामिल है। वेदर, रसायन, डस्ट या फिर ऑल ऑफ द एबव। भाई कार्यस्थल की सुरक्षा में मौसम, रसायन और धूल, इन सभी से कर्मचारियों की सुरक्षा शामिल होती है। कार्यस्थल की सुरक्षा में ये सभी चीज़ें तो आती हैं, मौसम, रसायन और धूल। क्या होगा? उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन अ फायर इमरजेंसी एक्योर्स पीपल हैव टू बी डैश द वर्क प्लेस। अब देखिए इसमें ध्यान से पढ़िए, जब आग लगने की आपात स्थिति होती है तो लोगों को कार्यस्थल पर डैश होना पड़ता है। जब आग लगने की स्थिति होती है, अब आपकी कोई फैक्ट्री है, ठीक है, आपकी कोई फैक्ट्री है या फिर आप कोई किसी फैक्ट्री में काम करते हो, वहाँ पर लग गई है क्या? आग लग गई है। तो उस फैक्ट्री के अंदर आग लग गई है और आप सभी लोग वहीं पे हैं, तो आप क्या करोगे? तो उस स्थिति में आप क्या वहीं पे बंद हो जाओगे या फिर वहाँ से निकलोगे या फिर वहाँ से चले जाओगे? नन ऑफ द एबव। यहाँ पे देखो थोड़ा सा ट्रांसलेशन तो सही है, लेकिन ये पूरा जो स्टेटमेंट है वो क्या बनेगा? वहाँ से निकाले जाओगे, लोगों के द्वारा जो भी कंपनी के मैनेजमेंट होगा वो आपको निकालेगा कि भाई निकलो यहाँ से, ठीक है। रिमूव फ्रॉम क्या होगा? हैव टू बी रिमूव फ्रॉम द वर्क प्लेस। ऑप्शन बी होगा, जब आग लगेगी तो आप वहाँ से निकलोगे। पीपी स्टैंड्स फॉर, पीपी आपने सुना होगा, कोविड के टाइम पे डॉक्टर्स वगैरह भी पहने रहते थे। हमने तो भाई कोरोना के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें देख ली। मास्क तो हमने केवल टीवी में देखे थे, रियल में तो देखे भी नहीं थे। किसी डॉक्टर को तो हमने पीपी किट और मास्क लगाए तो देखा ही नहीं था। कोरोना ने हमें सब कुछ दिखा दिया, बहुत सारी चीज़ें सिखा भी दी, है ना। तो जो पीपीई है उसका अर्थ क्या होता है? पीपीई का अर्थ क्या होता है? व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, व्यक्तिगत उत्पादक उपकरण, पेशेवर सुरक्षा उपकरण या फिर व्यावसायिक उत्पादक उपकरण। क्या होगा? जो पीपी है होती है वो हम लोग ही तो पहनते हैं, तो ये हमारी सुरक्षा करता है। पीपी में क्या क्या शामिल होता है? आपके ग्लासेस भी शामिल होंगे, हेलमेट्स, पूरा एक सेट होता है, आपने देखा होगा, ग्लव्स वगैरह सब कुछ होते हैं उसमें। तो ये हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा करता है, तो ये एक व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये होता है पीपीई का अर्थ या फिर पीपीई का फुल फॉर्म। नेक्स्ट है पीपीई इंक्लूड्स, पीपीई में क्या क्या शामिल होता है? पीपीई में क्या क्या शामिल होता है? सेफ्टी हेलमेट्स भी शामिल होता है, ग्लव्स भी शामिल होते हैं और सेफ्टी ग्लासेस भी शामिल होते हैं। क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। 8th नंबर क्वेश्चन है डैश प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट्स, बर्न्स और हार्मफुल लिक्विड्स। डैश हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाता है। इनमें से क्या है जो हाथों को कटने, जलने और हानिकारक तरल पदार्थों से बचाता है? तो वो क्या है? चश्मे, तो आंखों में पहने जाते हैं, या फिर दस्ताने, या फिर कान के प्लग, या फिर हेलमेट, ये तो सर में पहना जाता है, ये कान में लगाया जाता है। ग्लव्स होगा राइट आंसर। जो ग्लव्स हैं वो हाथों को कटने, जलने और हानिकारक तरल पदार्थों से बचाते हैं। नेक्स्ट है, मुझे लगता है ये क्वेश्चन इतने सिंपल है, आप मोस्टली इसके आंसर दे जाओगे, ठीक है। मोस्टली आंसर इसके लोग दे भी रहे हैं और आप इनके आंसर दे लोगे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये समझोगे और ऑप्शन भी पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप इनके आंसर दे जाओगे। इतने टफ नहीं है ये टॉपिक, ओशी तो बिल्कुल भी नहीं है ना। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की इतनी चिंता नहीं करना है, बस क्वेश्चन सारे देख लेने हैं आपको। जितनी भी आपकी क्लासेस हो रही हैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को देख लेने हैं और थ्योरी पर थोड़ा ध्यान दीजिए आप। थ्योरी आप थोड़ी टफ होगी तो थ्योरी पर आप अपना ध्यान दीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है डैश आर इज यूज्ड फॉर आई प्रोटेक्शन। अब इसमें देखो क्या पूछ रहा है, इनमें से क्या है जो आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है? चश्मा ना, चश्मा, गूगल में बोल रही हूँ, गॉगल जो होते हैं, चश्मे जो होते हैं वो आंखों की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है ईयर प्लग्स प्रोटेक्ट्स ईयर फ्रॉम। कान के प्लग कानों को डैश से बचाते हैं। जो कान के प्लग हैं, ईयरफोन की यहाँ बात नहीं हो रही है, कान के प्लग ईयरफोन जैसे ही होते हैं, बस उसमें गाना नहीं बज रहा होता है, केवल किसी कनेक्टेड नहीं होता है, ठीक है। बिल्कुल ईयरफोन जैसा होता है, जैसे बड्स होते हैं ईयर के वैसे ही होते हैं। तो वो जो बाहर की तेज आवाज़ है
उससे हमें बचाते हैं, उसकी आवाज़ से हमारे कानों को बचाते हैं। लाउड नॉइज़ से जो कान के प्लग हैं वो बचाते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, एन एक्सीडेंट और इंजरी दैट कैन हैपन इन द वर्क प्लेस इज कॉल्ड। दुर्घटना या चोट जो कार्यस्थल पर हो सकती है कहलाती है। दुर्घटना या चोट जो कार्यस्थल पर हो सकती है, भाई जो कार्यस्थल है वहाँ पर तो छोटी मोटी चोट, कोई ना कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? व्यावसायिक कार्य, व्यावसायिक खतरा, व्यावसायिक खतरा, ये इस तरीके से है, व्यावसायिक खतरा, व्यावसायिक सावधानी, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन तो आप लोगों का होगा ही नहीं किसी भी ऑप्शन में। क्या होगा? दुर्घटना या चोट जो कार्यस्थल पर हो सकती है क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड। ऑप्शन बी ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, व्यावसायिक खतरा कहलाएगा। हाइजीन रिलेटेड हैजर्ड आर कॉज्ड बाय द। स्वच्छता संबंधी खतरे डैश के कारण होते हैं। जो स्वच्छता संबंधी खतरे हैं वो किसके कारण होते हैं? हाथों का दूषित होना, हमारे हाथ गंदे होते हैं, ऐसे खाना वाना खा लेते हैं तो वो स्वच्छता संबंधी खतरे होते हैं। या फिर गिरना, नॉर्मली गिर जाओ कहीं से भी, गर्म या तेज सतह, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? सभी को पता है क्या? ऑप्शन ए होगा राइट। हाथों का दूषित होना ही किसका कारण है? स्वच्छता संबंधी के खतरे में आता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जाम्पल फॉर फ्लेमेबल और एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेज। क्वेश्चन है, ज्वलनशील या विस्फोट पदार्थों का एक उदाहरण है। इनमें से ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों का एक उदाहरण है। गैस सिलेंडर भी देखो ज्वलनशील है, रसायन भी होते हैं, ज्वलनशील गैसें भी होती हैं। क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा इसका राइट आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन है, सेप्टिक टैंक्स, माइंस, मेन होल्स, स्टोरेज टावर्स, वेसल्स, टनल्स एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज। सेप्टिक टैंक, खदानें, मेन होल, भंडारण टावर, जहाज, सुरंग आदि को डैश कहा जाता है। इन सभी को क्या कहा जाता है? खुली जगह, सीमित स्थान, सुरक्षित स्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? इन सभी को क्या कहा जाता है? कन्फाइंड स्पेसेस। ऑप्शन बी होगा राइट, सीमित स्थान। The help given to a sick or injured person until medical help is available is known as। चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक किसी बीमार या घायल व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता को डैश के रूप में जाना जाता है। मतलब अगर आपके जो कोवर्कर हैं, आपके साथ काम करने वाला है, वो घायल हो गया है, ठीक है, वो हो गया है घायल हो गया है या फिर बीमार हो गया है, तो भाई डॉक्टर को बुलाया जाएगा, या फिर ज़्यादा बीमार है तो एम्बुलेंस को बुलाया जाएगा। लेकिन वो तुरंत नहीं आ जाएंगे ना, तुरंत नहीं आ जाएंगे, या फिर मरीज को ही डॉक्टर के पास ले जाया जाएगा तो वो तुरंत नहीं जा पाएंगे। तब तक क्या करना चाहिए? प्राथमिक चिकित्सा देनी चाहिए। इसीलिए हमेशा प्राथमिक चिकित्सा सीख लेनी चाहिए। कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है कि कम से कम दवाइयों की नॉलेज होनी चाहिए, क्या दवाई किस चीज़ में काम आती है। तो प्राथमिक चिकित्सा का यूज़ होना चाहिए। अगर कोई आपका डॉक्टर नहीं आ रहा है, मतलब जब तक उस मरीज को डॉक्टर की देखभाल ना मिल जाए तब तक प्राथमिक चिकित्सा की जानी चाहिए। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। क्या होगा? फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक बीमार या किसी घायल व्यक्ति को दी जाने वाली सहायता को क्या कहा जाता है? फर्स्ट एड, यानी कि प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। नेक्स्ट है, व्हाइल गिविंग फर्स्ट एड फॉर बर्न्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड। जलने पर प्राथमिक उपचार देते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? जलने पर प्राथमिक उपचार देते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? मलहम और क्रीम से, बर्फीले पानी से, उपरोक्त दोनों से, या फिर ठंडा या गुनगुना बहता पानी। किससे बचना चाहिए? जलने पर किससे बचना चाहिए? मलहम और क्रीम से और बर्फीले पानी से। क्या होगा? उपरोक्त दोनों, बोथ ए एंड बी। भाई कोई इंसान अगर जल रहा है तो क्या करना चाहिए? क्रीम मत लगाओ भाई, अभी क्रीम मत लगाओ। क्या करो? ठंडा पानी या फिर गुनगुना पानी, एकदम बहता हुआ, मतलब अब पानी स्थिर ना रहे। जहाँ जैसे हाथ पे जले हो तो हाथ पे वो पानी स्थिर ना रहे, बह जाए,
बह जाए वो पानी। ऐसे पानी डालना चाहिए, ना कि उस पर बर्फीला पानी, एकदम बर्फ़ के पानी में हाथ डाल दो तो फलका पड़ जाता है ना, एकदम फूल जाता है गुब्बारे सा, वो हो जाएगा। मलहम क्रीम लगाओगे तुरंत तो फिर वो हो जाएगा। इस तरीके थोड़ा सा रेस्ट दो और हाथ को, और थोड़ा सा पानी, उसको बहता हुआ पानी डालो, ठीक है। क्या होगा, बोथ ए एंड बी, इन दोनों चीज़ों से बचना चाहिए। नेक्स्ट है हैज़र्ड कॉज्ड बाय, खतरे डैश के कारण होते हैं। अब जो खतरे हैं वो भी किसी एक के कारण तो होते नहीं हैं, लोगों के द्वारा भी होते हैं, उपकरणों के द्वारा भी हो जाते हैं, और इन्वायरमेंट के कारण भी हो जाते हैं। तो क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉज इंजरी टू वर्कर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट ऑफ मटेरियल कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द वर्कर। क्वेश्चन है जब कोई वस्तु, उपकरण या सामग्री कर्मचारी के संपर्क में आती है तो डैश श्रमिकों को चोट पहुंचाता है। इनमें से भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, जब कोई वस्तु, उपकरण या सामग्री कर्मचारी के संपर्क में आती है, कर्मचारी की बात हो रही है, एक इंसान की बात हो रही है, इंसान के संपर्क में आती है, ठीक है, ये इंसान है, इसके संपर्क में कोई चीज़ आ रही है, कोई मशीन आ गई, कोई मशीन का कोई पार्ट लग गया तो उसको चोट लगी, श्रमिक को चोट लगी, तो वो खतरा किस प्रकार का होगा, फिजिकल खतरा होगा, रासायनिक खतरा होगा, जैविक खतरा होगा, या फिर मनोवैज्ञानिक खतरा होगा। अब भाई इन सब चीज़ों से उसको चोट लगी है तो भाई उसको शरीर में ही तो चोट लगी हुई, उसे खुद को चोट लगी होगी, शरीर में चोट लगी होगी, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, ये चोट क्या कहलाएगी, फिजिकल हैजर्ड, शारीरिक खतरे के अंतर्गत ये आएगा। नेक्स्ट है फायर अनइवन सरफेस वर्किंग एट हाइट्स अनप्रोटेक्टेड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कैन कॉज डैश हैजर्ड्स। अब ये देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, आग, असमान सतह मतलब ऊंची नीची सतह, ऊंचाई पर काम करना, असुरक्षित बिजली के उपकरण डैश खतरे पैदा कर सकते हैं। आग, असमान सतह, ऊंचाई पर काम करना, असुरक्षित बिजली के उपकरण डैश खतरे पैदा कर सकते हैं। अब देखो यही बात हो गई, आप देखो काम कर रहे हो फैक्ट्री में, आग लग गई तो नुकसान किसे होगा, आपको होगा, आपके शरीर को होगा। असमान सतह पर, ऊंची नीची सतह पर आप काम करोगे, गिरोगे, चोट लगेगी तो ये आपके शरीर को नुकसान करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। ऊंचाई पर असुरक्षित बिजली के उपकरण, भाई करंट लगेगा तो आपको ही चोट पहुंचेगी, तो ये भी आपका शारीरिक खतरे के अंतर्गत आता है। 20 नंबर क्वेश्चन है हैजर्ड ड्यू टू द टॉक्सिक प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल्स आर क्लासिफाइड एज। रसायनों के जहरीले गुणों के कारण खतरों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया गया। अब यहाँ पे रसायनों की बात आ रही है तो आप समझ गए होंगे इसका आंसर क्या है। रसायनों के जहरीले गुणों के कारण खतरों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया। अब रसायनों की बात हो रही है तो ये किसके, ये खतरे, ये जो खतरों को किसके रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो ये अंतर्गत आता है किसके, केमिकल हैजर्ड के, केमिकल हैजर्ड के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्लास हमारी क्लास नंबर 14 है, टॉपिक हमारा वही है ओशी, और इसी क्लास के साथ हमारा जो टॉपिक है ओशी वो हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। और एम्प्लॉयमेंट स्किल की इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पर ही शो हो जाएगी आपकी प्लेलिस्ट, वहाँ से आप प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्किल की सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी और आगे भी हम क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब आपने कर दिया होगा, चैनल नहीं किया तो कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो, पहली क्लास देख रहे हो तो कर दीजिए, नहीं किया है तो ठीक है, अगर कर दिया है तो बहुत बढ़िया बात है। और आपने कितने क्वेश्चन सही किए इस क्लास में, मोस्टली आपने किए होंगे क्योंकि ये इतना टफ नहीं था। क्वेश्चन आपने ध्यान से पढ़े होंगे, ऑप्शन ध्यान से पढ़े होंगे, तो डेफिनेटली आपने इसके 20 क्वेश्चन किए, उसमें से 15 क्वेश्चन आपने 20 क्वेश्चन किए हमने, तो आज आपने कितने 15 से 16 क्वेश्चन तो कर ही लिए होंगे बिना पढ़े। अगर कोई पहले ही क्लास देख रहा है, पहली बार ही क्वेश्चन को भी पढ़ रहा है ना, तो 15 से 16 क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप लोगों ने कर दिए होंगे। अगर जितने भी क्वेश्चन सही किए होंगे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो जाएगी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की भी और कोपा थ्योरी की भी क्लासेस आप लोगों की हो चुकी हैं। जो भी स्टूडेंट्स कोपा थ्योरी की हमें देख रहे हैं वो भी क्लासेस को जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। तो मिलते हैं आपको अपनी अगली क्लास में, क्लास नंबर 14, टॉपिक होगा ओशी।